सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। हम भारती कौशल और आज हम अपना जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसका सेकंड लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? तो दैट इज टॉपिक नंबर 7, बैक टू बेसिक्स। देखिए, अब हम पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं खत्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो भी एक कंक्लूडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में कि हमने इस चैप्टर ये जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था। आपको पता होगा हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इट वाज अबाउट डिसाइफरिंग ऑफ 2 स्क्रिप्ट्स बाय जेम्स प्रिंसेप। और वो कौन सी दो स्क्रिप्ट्स थी? तो दोज वर ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी। तो अब हम फाइनली फिर से उन्हीं स्क्रिप्ट्स के ऊपर आ गए हैं। देखो, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से एम्पायर रूल करके गए हैं, या फिर जो इनके जो जहाँ पे महाजनपद थे वहाँ पे कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं, उसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में क्या पता चला है। बट अब हम फाइनली अपनी उसी थीम के ऊपर चलते हैं जहाँ से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि जो ब्राह्मी और ख्रोष्टी जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर की थी वो कैसे की थी। मतलब हमने एक सीधा सीधा फैक्ट तो पढ़ लिया कि हाँ 1830s में ना जेम्स प्रिंसेप ने फलानी स्क्रिप्ट्स को ना डिसाइफर किया था, मतलब पहचान लिया था। पर हमने ये तो पढ़ा नहीं था कि उन्होंने वो कैसे पहचाना था। तो इस टॉपिक में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज आपका जो सबसे फर्स्ट सब टॉपिक है दैट इज डिसाइफरिंग ब्राह्मी। तो सबसे पहली जो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, वो कैसे डिसाइफर की गई, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। मोस्ट स्क्रिप्ट्स used to write modern Indian languages are derived from ब्राह्मी। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या कहा है कि आज के टाइम की भी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उसको डिराइव कहाँ से किया गया है? वो जो उस समय में इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मी यूज की जाती थी, एंड ब्राह्मी वाज पर्टिकुलरली यूज्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जो अशोका ने इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे ना अपने, उसमें पर्टिकुलरली जो स्क्रिप्ट यूज की जाती थी ब्राह्मी, उसके थ्रू आज के टाइम की भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनी हैं। ठीक है, उसके थ्रू ही वो डिराइव हुई हैं। फ्रॉम द लेट 18th century, European scholars aided by Indian pundits worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari manuscripts, comparing their letters with older specimen। तो आज के टाइम में मतलब कैसे वर्क किया गया इन डिसाइफरिंग these 2 scripts। मेनली अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली हम ब्राह्मी की बात कर रहे हैं। तो स्कॉलर्स ने आज के मतलब देखिए, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट डे, ठीक है, जो आज के समय की। तो आज के समय की जो बंगाली बोली जाती है या देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब जिसके थ्रू हम हिंदी आज के टाइम की यूज करते हैं, तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बैकवर्ड्स मूव करना शुरू किया कि सबसे पहले उन्होंने आज की लैंग्वेज को एनालाइज किया, फिर धीरे धीरे वो पास्ट की तरफ जाने लगे कि आज के टाइम में जो मॉडर्न वर्ड्स यूज करते हैं, पहले टाइम में वो कौन से वर्ड्स यूज किए जाते थे, या अगर वो जो भी वर्ड यूज किया जाता था उसको कहाँ से लिया गया था, उसको कहाँ से डिराइव किया गया था। तो उसका पूरा बैकग्राउंड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है हमारे यूरोपियन स्कॉलर्स ने। ठीक है, जो देवनागरी आपकी स्क्रिप्ट है वो आज के टाइम में की जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वो वही देवनागरी स्क्रिप्ट है। मतलब आज के टाइम में जो हम हिंदी बोलते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट की ही है। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बैकवर्ड मूव करना शुरू किया, मतलब कि आज के प्रेजेंट डे से चलते उन्होंने पास्ट टाइम्स में जाना शुरू किया कि कैसे कोई लैंग्वेज जो है बनी है, डिराइव हुई है अलग अलग लैंग्वेजेस से, अलग अलग स्क्रिप्ट से। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन में कुछ साइंस मिले हैं। तो इन साइंस के थ्रू देखो, ये वाला जो है क है, ठीक है। अब क तो हिंदी का है, बट ये जो है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो साइड वाली है ना। देखो, ब्राह्मी के थ्रू हिंदी का बना क, ठीक है। सिमिलरली ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का कोई लेटर है, यहाँ से च बना, फिर यहाँ पे ढक्कन वाला ढ बना। तो ऑल ऑफ दैट कि ब्राह्मी से बहुत सारी स्क्रिप्ट्स डिराइव हुई हैं। तो हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज, एंड इवन बंगाली इज वन ऑफ दोज। ओके, नाउ scholars who have studied early inscriptions sometimes assumed these were in Sanskrit। और मतलब जिन भी स्कॉलर्स ने ये पढ़ी हैं उनको पहले लगता था कि ये संस्कृत में है। मतलब ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उनको पहले लगता था कि ये तो संस्कृत है, ठीक है। Although the earliest inscriptions were in प्राकृत, लेकिन जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत में थे, वो संस्कृत में भी नहीं थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। And it was after the decade of painstaking investigations made by several epigraphists
that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi. तो ये तो इट वाज कि जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई है, ना ही वो प्राकृत है ना ही वो संस्कृत है, वो क्या है, वो है आपकी ब्राह्मी, ठीक है। और ये कब डिसाइफर हुई, देखिए पहले हमें सिर्फ बताया गया था कि जेम्स प्रिंसेप ने 1830s में स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, यहाँ पे इन्होंने पूरा ईयर दे दिया 1838 में दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है, हमने बस यही पढ़ा है कि आज तक जितने भी इंस्क्रिप्शंस रहे हैं उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, और वो पर्टिकुलरली ब्राह्मी लैंग्वेज की अगर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उस ब्राह्मी लैंग्वेज से बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स आज के टाइम में भी बोली जाती हैं। और जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने बैकवर्ड मूव करना शुरू किया इन गेनिंग नॉलेज अबाउट दीज स्क्रिप्ट्स, एंड इसी के थ्रू उन्होंने बंगाली और देवनागरी स्क्रिप्ट की हिंदी से आज के टाइम का शुरू किया, एंड पीछे वो हर लैंग्वेज को एनालाइज करते गए, एंड एट द एंड उन्होंने उन रूट्स को ढूंढ लिया कि ऑल्दो पहले माना जाता था कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी दीज वर इन संस्कृत, फिर एक टाइम वो आया जब स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं ये प्राकृत में है, बट फाइनली इन 1838 जो हमारे एक एपिग्राफिस्ट थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने बताया कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सब टॉपिक। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो इट इज हाउ ख्रोष्टी वाज रेड, ठीक है, ब्राह्मी हमने रीड कर ली कि ब्राह्मी कैसे डिसाइफर हुई है, इसके पीछे की थीम क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। अब हम देखेंगे ख्रोष्टी कैसे डिसाइफर हुई है। So the story of decipherment of Khroshti, the script used in inscriptions in the northwest, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज, देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ब्राह्मी थी वो अशोकन इंस्क्रिप्शन में यूज हुई है, एंड अशोका का रूल कहाँ था, कालिंगा साइड में था, ठीक है। एंड उसके अलावा अभी जो ख्रोष्टी है ये कहाँ बोली जाती थी या ये कहाँ यूज की जाती थी, तो ये इंडो ग्रीक्स यूज करते थे, ठीक है। और इंडो ग्रीक्स कहाँ रूल कर रहे थे, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वो कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। सो इट इज डिफरेंट। Finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area have facilitated the matter. तो अब जो ख्रोष्टी की बात आती है वो हमें कहाँ से पता लगती है, तो it is through the inscriptions of Indo-Greeks, ठीक है। और आपको पता है इंडो-ग्रीक्स वो लोग थे जिन्होंने कौन से सिक्के इन्वेंट किए थे, जिसपे राजा का नाम भी है और राजा की तस्वीर भी बनी हुई है, ठीक है। ये भी आपने पिछली वीडियो में डिस्कस हमने किया है, ठीक है। सो अभी जो इंडो-ग्रीक्स के कॉइन्स को जब हमने एनालाइज किया ना, तब जाके हमें पता चला कि वहाँ पे जो है ख्रोष्टी स्क्रिप्ट लिखी गई है। अब वो कैसे पता लगा वो हम यहाँ से देखते हैं। सो दीज कॉइन्स, अब कॉइन्स तो पता चल गया ना हम कौन से कॉइन्स की बात कर रहे हैं। सो वो वाले कॉइन्स जहाँ पे जो राजा के नेम भी है और उसके अलावा राजा की इमेज भी बनी हुई है। सो दोज कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक, एज आई सेड कि नेम्स लिखे हुए हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं, ग्रीक में लिखे हैं, क्योंकि वो इंडो ग्रीक्स थे ना। एंड ख्रोष्टी स्क्रिप्ट्स, तो दो स्क्रिप्ट्स यूज की गई थी बाय द इंडो ग्रीक्स व्हाइल मिंटिंग देयर कॉइन्स। तो दो स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं वो, फर्स्ट इज आपकी ग्रीक लैंग्वेज ही है, सेकेंड इज ख्रोष्टी स्क्रिप्ट। सो यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर्स, ठीक है। अब जो जितने भी स्कॉलर्स थे जो इस ग्रीक को समझ पा रहे थे, ठीक है, जिनको ये ग्रीक लैंग्वेज समझ आ रही थी, या अगर कोई ख्रोष्टी तो चलो भी पढ़ नहीं सकते थे, तो जिसको भी ग्रीक समझ आ रही थी, जो भी ग्रीक पढ़ सकता था ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर्स को कंपेयर करना शुरू किया, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करना शुरू किया वो हम आगे देखेंगे। फॉर इंस्टेंस द सिंबल फॉर ए could be found in both scripts for writing names as Apollodotus, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको पता ही है, हम मैथमेटिक्स में करते होते थे 9th-10th में कि सपोज अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड सिमिलरली एंगल 4 भी एंगल 2 के इक्वल है, तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ऐसे बन जाता है ना। तो वैसा ही हुआ इन इंस्क्रिप्शंस की टर्म्स में कि सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर नेम था से अपोलोडोटस, जो उन्होंने कहीं लिखा देखा, उन्होंने उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुनी, ठीक है, अपोलोडोटस। अब उसको हमारी लैंग्वेज में हम जैसे लिख सकते थे, हमने उसको वैसे लिखा, ठीक है, सपोजिटली जैसे यही है APOLLODOTUS, ठीक है, ऐसे ही लिखा। अब वहां पे हमने क्या देखा, हमने एक इंस्क्रिप्शन में सेम वही लेटर बना देखा, तो हमें कहीं ना कहीं वो एक
वो नहीं आ जाती, फीलिंग्स ही नहीं आ जाती कि यार ये इस लेटर को तो हम पहचानते हैं। तो वैसा ही केस हुआ कि जो सिंबल्स थे विद इन दीज कॉइन्स, विद इन दीज इंस्क्रिप्शंस, उसमें कहीं ना कहीं जो लेटर्स थे ना वो एक और स्क्रिप्ट से मिलते थे, और जिसकी जो प्रोनाउंसिएशन उस फलानी स्क्रिप्ट में थी वही सेम प्रोनाउंसिएशन उसकी इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में थी। अब क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी तो मतलब वो वर्ड सेम था। तो ऐसे धीरे धीरे जो है लैंग्वेज जो है डिसाइफर होती गई, क्योंकि उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करना शुरू किया, क्योंकि जो वर्ड उन्हें एक जगह देखने को मिल रहा था वही सेम वर्ड वो कहीं और लिखा भी देख पा रहे थे। ठीक है, इसके थ्रू डिसाइफर हुई आपकी खरोष्टी। सो विद प्रिंसेप identifying the language of Khroshti inscriptions as Prakrit, it became possible to read longer inscription as well. तो जैसे जैसे प्रिंसेप को प्राकृत, तो देखिए जेम्स प्रिंसेप को प्राकृत के बारे में पहले ही पता था, तो जैसे जैसे वो प्राकृत समझते जा रहे थे वैसे ही धीरे धीरे उन्होंने नई लैंग्वेज खरोष्टी को भी डिसाइफर किया, क्योंकि वो लेटर्स को कंपेयर कर रहे थे, वो अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करने लगे थे, एंड जिसके थ्रू उन्होंने खरोष्टी भी डिसाइफर कर ली। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट योर सेकेंड सब टॉपिक कि हाउ वॉज खरोष्टी डिसाइफर्ड। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो किस इंस्क्रिप्शंस में यूज़ की गई है, इंडो ग्रीक्स में यूज़ की गई है, और जो इंडो ग्रीक्स वाले थे वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट दो यूज़ की गई थी उन कॉइन्स में। एंड इनको डिसाइफर करने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, तो क्योंकि जेम्स प्रिंसेप वॉज क्वाइट वेल वर्स्ड इन प्राकृत, तो उन्होंने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट्स थे वो कंपेयर करने शुरू किए, एंड जब उनको लगा कि क्वाइट सेम, वो अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल सेम है, तो फाइनली ही डिसाइफर्ड खरोष्टी एज वेल। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं थर्ड सब टॉपिक। सो थर्ड सब टॉपिक है हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इसके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस मतलब हिस्ट्री के कुछ एविडेंसेस, ठीक है, हिस्ट्री के कुछ सबूत कि हमारी हिस्ट्री ऐसी ऐसी रही है, वो हमें इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू कैसे पता चलता है वो हम देखेंगे। सो टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस वर्क, लेट अस लुक एट टू अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब हम अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे, और अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई है, तो ब्राह्मी यूज की गई है। नाउ नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो अशोका का नेम है वैसे एज सच वो कोई बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में लिखा नहीं गया है। मैनी अ टाइम्स उनको बस एक नाम से पुकारा गया है, कि उनको लाइक एक रेफरेंस दी गई है कि इनका मतलब इनको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्चुअल में अशोका नेम सभी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है, कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस में ही मेंशन है। सो देखिए, what is used instead are titles adopted by the ruler, और वो टाइटल्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट इज देव नाम पिया। देव मतलब गॉड, नाम मतलब नेम, एंड पिया मतलब लाइक एक लवर। ठीक है, सो beloved ऑफ द गॉड। ठीक है, तो अशोका को एक क्या नेम दिया गया है, तो इट इज देव नाम पिया, कि भगवान का वो बहुत प्यारा है। ठीक है, beloved ऑफ द गॉड मतलब भगवान का प्यारा। ठीक है, देन सेकेंड इज एक और जो वर्ड अशोका को दिया गया है, तो दैट इज पिया दासी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज प्लेजेंट टू बी होल्ड, मतलब जो देखने में बहुत अच्छा लगे, बहुत ही प्लेजेंट लगे। ठीक है, सो द नेम अशोका इज मेंशन्ड इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस which also contain these titles as well। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये दो जो पर्टिकुलर टर्म्स है ये अशोका के लिए यूज की गई हैं, तो इट वाज जैसे मैंने आपको बताया है कि हम मैथ्स में एक थ्योरी करते थे ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। तो यहाँ पे से क्या हो जाता था कि एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाता था। तो वैसे ही थ्योरी यहाँ पे थी कि सपोज कोई इंस्क्रिप्शन है उस पर अशोका का भी नाम है, और साथ में उनको एक उस इंस्क्रिप्शन में देव नाम पिया कुछ वर्ड यूज किया गया है, उसी के साथ साथ क्या है एक और कोई इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका नाम है लेकिन साथ में एक पिया दासी वर्ड भी यूज किया गया है, तो ये दोनों सेम वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड सेम वर्ड्स हो जाते हैं मतलब ये दोनों वर्ड्स एक ही बंदे की रेफरेंस में यूज किए गए हैं, तो वो अशोका के लिए यूज किए गए हैं। तो वैसे ही उस टाइम में इंस्क्रिप्शन से कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता था। सो after examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, style, language and paleography,
एपिग्राफिस्ट्स हैव कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। और जैसे जैसे आपके एपिग्राफिस्ट थे या आपके न्यूमिस्मैटिस्ट थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने एनालाइज किया कि जितने जितने इंस्क्रिप्शंस हम देख आए हैं उनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ नेम ऑफ द रूलर मिलते हैं। तो वहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन दी कि कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस एक ही रूलर ने दी हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? You may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangement to receive reports. ठीक है, ऐसा भी कुछ इंस्क्रिप्शंस में शायद मेंशन किया गया होगा कि अशोका कहते हैं कि जो पहले के रूलर्स थे उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं रखा टू रिसीव रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स यू कैन से इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, या फिर रिपोर्ट तो कुछ किसी भी मैटर पे हो सकती है कि मे बी जनता उनके बारे में क्या सोचती है, वो भी एक रिपोर्ट ही हो सकती है। सो कि कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्लेम करती हैं कि बाकी जितने भी रूलर्स थे उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं रखा टू रिसीव रिपोर्ट्स। सो इफ यू कंसीडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रायर टू अशोका, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? तो अब हम वो आगे ही देखेंगे दैट हिस्टोरियंस हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible or exaggerations. So ऐसा नहीं हो सकता कि पहले के रूलर्स ने अपने लिए कोई रिपोर्ट्स का सिस्टम ना रखा हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंस्क्रिप्शंस होती थी ना वो बेसिकली राजा खुद क्लेम करवाता था। ठीक है, राजा कहता था कि तुम मेरे बारे में ये इंस्क्रिप्शन लिखो सो दैट आगे आने वाले लोगों को मेरे बारे में पता चले, उनको पता चले कि मैं कैसा रूल करता हूँ। तो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस थी वो राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, राजा के पर्सपेक्टिव से ही बनाए जाते थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले टाइम में भी रूलर्स ने ऐसा अरेंजमेंट ना रखा हो कि उनको पता लगे कि उनकी इंस्क्रिप्शंस में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि राजा जो थे वो काफ़ी पर्टिकुलर थे उन चीज़ों के बारे में कि जो इंस्क्रिप्शंस में उनके बारे में लिखा जा रहा है कुछ उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, या फिर वो कुछ झूठ तो नहीं है उसमें, या फिर ये ना हो कि कुछ इतना फालतू बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा हुआ। तो वही है कि क्योंकि इंस्क्रिप्शंस वर थ्रू द पर्सपेक्टिव और वर थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूलर्स, तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास कोई सिस्टम ना हो कि वो रिपोर्ट्स रिसीव ना करें, क्योंकि रिपोर्ट्स रिसीव करना उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जस्ट टू नो कि जो उनके बारे में छापा जा रहा है वो उनके अकॉर्डिंगली छापा जा रहा है या नहीं, सच भी छापा जा रहा है या नहीं, है ना। सो ऑल ऑफ दैट। So did you notice that there are words within the brackets? अच्छा, brackets में भी कोई words थे? I did not see that. I think ये यहाँ पे कह रहा है, हाँ जैसे देख रहे हैं ना palanquin, ठीक है, palanquin होती है आपकी पालकी, ओके। Arrangement, but I have made the following arrangement, okay. So all of these words इतना कुछ खास इसमें important नहीं है। Yes, so epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentences clear. अच्छा, जैसे कहीं कहीं जगह आप देखते भी होंगे, बुक्स में भी है, हर NCERT में भी होता है कि जब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो या जब लाइक राइटर को देखने में लग रहा है कि जो रीडर होगा उसको समझ नहीं आएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना जो राइटर होता है वो कुछ ब्रैकेट में ना इन्फॉर्मेशन डाल देता है, ताकि लाइक ना जो रीडर है उसको एक बार में समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आप यही देखिए, ये देवनागरी लिखा था। अब देवनागरी अगर हम एक इन जनरल सोचें हमें नहीं पता चलेगा देवनागरी क्या है, लेकिन जब हम इसका ब्रैकेट का पढ़ेंगे द स्क्रिप्ट यूज टू राइट हिंदी, उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा हाँ आज के टाइम में जैसे हम हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, है ना। सो ऑल ऑफ दैट। तो वही है कि एपिग्राफिस्ट जो हैं ब्रैकेट्स डाल दिया करते थे ताकि वो कुछ सेंटेंसेस को क्लियर कर सकें, तो वैसा ही वो अपने इंस्क्रिप्शंस में भी करते थे कि सो दैट आगे आने वाले समय के जो लोग हैं वो उनके इंस्क्रिप्शंस को समझ पाएँ, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएँ। सो दिस हैज़ टू बी डन केयरफुली टू इंश्योर दैट इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द ऑथर इज नॉट चेंज। वही है कि ऑथर जो पॉइंट ऑफ व्यू अपने रीडर को दिखाना चाह रहा है वो उसी हिसाब से उस ब्रैकेट में कुछ भी मटीरियल जो है पब्लिश करेगा, लिखेगा, ठीक है। नाउ हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट्स एज वेल। अब हिस्टोरियंस को कुछ और असेसमेंट्स भी देखनी पड़ती हैं, जिससे इफ a king orders were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, would passers-by
have stopped to read these. अब देखिए, जो भी ये बात चल ही रही थी कि कुछ एपिग्राफिस्ट जो हैं कुछ वर्ड्स के साथ में ब्रैकेट्स लगा दिया करते थे, ठीक है। अब देखिए, एक टाइम होता है, उस टाइम में जैसे आज के टाइम में आप लोग हिंदी से ज़्यादा फेमिलियर हैं कंपेयर टू इंग्लिश, ठीक है। मतलब अगर मैं एक नॉर्मल इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, हिंदी से आप लोग शायद ज़्यादा फेमिलियर होंगे कंपेयर टू इंग्लिश। तो क्या होता है कि सपोज कई बार कुछ हार्ड टफ सा वर्ड लिखा होता है ना, तो उसके साइड में ब्रैकेट में उसका हिंदी में मीनिंग लिख दिया जाता है, या उसको एक सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख दिया जाता है, सो दैट अगले बंदे को समझ आ जाए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उस टाइम में भी जो आपके एपिग्राफिस्ट होते थे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते थे कि इनकेस अब किंग कोई ऑर्डर दे रहा है, हर टाइम कोई इंसान नहीं होगा जो आपको एक ट्रांसलेट करके बताएगा या आपको पूरा मतलब एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लिकेट करेगा कि राजा ने ये ऑर्डर दिया है। कई बार वो ना ऐसे सिंपल लेटर्स लगा दिए जाते हैं नोटिस बोर्ड पे, है ना। सो उस टाइम पे एपिग्राफिस्ट क्या करते थे कि ताकि लोगों को वो समझ आ जाए, वो लैंग्वेज जो उन्होंने लिखी है, वो ब्रैकेट्स में कुछ कुछ वर्ड्स लिख दिया करते थे जो कि लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि वो टाइम वो था जब सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको एक आधी लैंग्वेज थी जो यू कैन से फेमिलियर थे जिससे वो, है ना। तो इसलिए उनको एक आधी लैंग्वेज समझ आती होगी, इस वजह से ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स लिखे जाते थे। ओके, सो most people were probably not literate, as I was saying. Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakrit used in Patliputra? वही ना, जैसे कि हर कोई हर लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हो सकता था उस टाइम पे भी, क्योंकि आज के टाइम पे ही नहीं है, तो उस टाइम पे कोई कैसे हो सकता था। सो वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड? तो जो भी राजा ने ऑर्डर दिया है उसको सभी लोग फॉलो कर पाएंगे जब तक उनको वो स्क्रिप्ट ही नहीं समझ आएगी। सो आंसर्स टू सच क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड। ऑब्वियसली हम आज भी इन चीज़ों के आंसर नहीं दे सकते अगर हम ये क्वेश्चन रेज करते हैं तो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट इज some of these problems are evident if we look at an Ashokan inscriptions, so which has often been reinterpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स वही जो रिगार्डिंग राइटिंग और रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट वो अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी ना उनमें एंग्विश ऑफ द रूलर को रिफ्लेक्ट किया गया था। एंग्विश क्या होती है? एंग्विश होती है प्लाइट, जो उसकी थोड़ी दुर्दशा है, मतलब जहाँ पे राजा थोड़ा जो प्रॉब्लम में है, उसकी मिजरीज हैं, कई बार इंस्क्रिप्शंस में उसको रिफ्लेक्ट किया जाता था। बट उसी के साथ साथ वो क्या लिख देते थे? मार्किंग अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉरफेयर। लेकिन उसका जो है युद्ध के लिए उसका एक क्या ओपिनियन है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या विचार है, वो भी उन स्क्रिप्ट्स में मेंशन किए जाते थे। तो जिस वजह से कहीं ना कुछ कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो जाता था, क्योंकि बातें ना कई बार कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती थी। ठीक है, एक तरफ से आप राजा की थोड़ी बुरी हालत के बारे में बात कर रहे हो कि राजा फाइनेंशियली वीक चल रहा है, दूसरी तरफ आप दिखा रहे हो कि राजा जो है उसके काफ़ी हार्ड ओपिनियंस है, उसके काफ़ी हार्ड व्यूज़ हैं, वो हार्ड इश्यूज़ पे फोकस करना चाह रहा है ना। तो वो बातें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती थी, जिस वजह से लोगों को कई बार वो समझ भी नहीं आ पाती थी। सो एज वी शैल सी द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स once we move beyond reading the inscription at face value। ठीक है, फिर आगे और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लग जाती थी विद टाइम, जैसे जैसे राजा के नाम पे कुछ इंस्क्रिप्शंस होते थे। अब देखिए अशोका के बारे में आई डोंट थिंक कोई भी अगेंस्ट बोलना चाहेगा, एंड ऑब्वियसली आप बोल सकते भी नहीं है। सो वही है कि विद टाइम जैसे जैसे अलग अलग राजा के अपने अपने इंस्क्रिप्शंस थे, तो वहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करना, वहाँ पे चीज़ों को समझ पाना, चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाना और भी मुश्किल था। ठीक है, सो वाइल अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे ओडिशा, जो मैंने आपको बताया कि कालिंगा रीजन था, है ना, पहले टाइम में तो इसको कालिंगा ही बोलते थे ना। द वन डिपिक्टिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग। लेकिन क्या है, देखो जैसे मैंने आपको कितनी बार बोला कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो राजा के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती हैं, तो राजा की पर्सपेक्टिव से लिखी जाएंगी तो राजा के बारे में कभी कमियां नहीं दिखाई जाएंगी उन इंस्क्रिप्शंस में। सो ओडिशा में भी जितने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें मतलब वो सारी मिसिंग हैं इंस्क्रिप्शंस जहाँ पे राजा के एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बताया जाए। सो इन अदर वर्ड्स द इंस्क्रिप्शंस हैज नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड। सो व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दैट?
Is it that the anguish of the recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address this issue? कि मे बी या तो राजा इतनी ज़्यादा मिजरी में था कि वो उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, या मे बी कुछ और रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है उसकी प्लाइट वैसे ही अच्छी रही होगी, उसको कभी मेंशन करने की ज़रूरत ना पड़ी हो. तो ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर क्वाइट क्वेश्चनेबल. ठीक है. और एक टेरानिकल सी सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हैं. तो ये सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन का ओवरव्यू ही दे रहा है कि इंस्क्रिप्शंस हर टाइप के मिले हैं. कई बार वो कंफ्यूज कर देते थे, कई बार उनकी लैंग्वेजेस समझ नहीं आ पाती थी. ठीक है. तो इस टॉपिक का ऐसे कुछ कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पे 1 मार्कर में ये ज़रूर याद रखना है कि अशोका को किन 2 नेम्स से, टाइटल्स से इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया. उसके अलावा आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ब्राह्मी को कैसे डिसाइफर किया गया एंड ख्रोष्टी को कैसे डिसाइफर किया गया. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 7 टॉपिक बैक टू बेसिक्स. एंड अब जो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा उसमें we'll discuss the limitations of inscriptional evidence. So for this, thank you very much and have a nice day. Stay tuned for the upcoming videos.